हम देखते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ क्या होना चाहिए, टीम में ही होना चाहिए। बहुत से लोग इंडिविजुअल काम करना पसंद नहीं करते, वे वो एक टीम में कंफर्टेबल हैं। पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं सब कुछ इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए, टीम की ज़रूरत नहीं है, टीम में हम काम नहीं कर सकते हैं और टीम का जरूर मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन रियलिटी में हमें दोनों चाहिए। और एक लीडरशिप जो है का एक के पास, जैसे हमने देखा कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों में, दोनों व्यक्तिगत कॉन्टेक्स्ट में और टीम कॉन्टेक्स्ट में, दोनों जो है, और ये ही दोनों कॉन्टेक्स्ट जो है लीडर डेवलपमेंट प्रोसेस में एक सहायक सिद्ध होता है। यदि हम देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे है ना। सो दोनों बैलेंस होना चाहिए, दोनों तराजू जो है बराबर होना चाहिए, व्यक्तिगत भी और टीम भी होना चाहिए। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों का अपना महत्व है, दोनों का अपना जो है इम्पोर्टेंस है, और दोनों ही होना चाहिए जब हम अगुओं को इस प्रकार का लर्निंग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आइए हम जल्दी से देखेंगे कि जब हम टीम में काम करेंगे तो क्या क्या बातें जो है महत्वपूर्ण है, क्या क्या बातें हैं। सो आप बता सकते हैं जब हम टीम में काम करेंगे क्या क्या चीज़ें जरूरी है, टीम वर्क में क्या क्या जरूरी है। टीम बनाने के लोग जरूरी है सर। लोग जरूरी है, ऑफ कोर्स, लोगों के बिना टीम हो नहीं सकता जी। और एकता। एकता, बहुत अच्छा। और क्या चाहिए? टीम में काम करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या क्या बातें और टीम चाहिए? में काम करने के लिए एकता चाहिए और लोग भी चाहिए और उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। जी, और विभिन्न लोग विभिन्न जिम्मेदारी लेने के लिए जरूरत है। जी हाँ। जी, और हर एक के साथ एकता होने का जो पैशन भी रहना चाहिए, धीरज चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। विश्वास भी चाहिए सर। विश्वास चाहिए, बिल्कुल, एक दूसरे पे भरोसा चाहिए, है कि नहीं? उसके बिना काम नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, गुड। यहाँ तो कई चीज़ें हैं जिसमें हम, जैसे यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जवाबदेही चाहिए, लोग एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल हों। इंकरेजमेंट चाहिए, बहुत इंकरेजमेंट चाहिए, क्योंकि टीम में आपको मालूम है सब एक स्पीड में नहीं चल सकते, कुछ तेज़ी से जाएंगे, कुछ कुछ धीरे जाएंगे, तो कुछ लोग थक जाएंगे, कुछ लोग हार मानेंगे। तो इंकरेजमेंट चाहिए टाइम टू टाइम, है कि नहीं? धीरज चाहिए, जैसे आपने बताया, दैट टू सेल्फ, क्योंकि कई बार हम ये इंडिविजुअल मामला नहीं है, हम सब सामूहिक रूप से हम काम कर रहे हैं, हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अपना कई बार अपना ईगो को जो है अपने को मतलब अपने को ईगो के साथ हमको व्यवहार करना पड़ेगा। कई बार हमारी कमज़ोरी को, दुर्बलताओं को भी हम दूसरों को हम दूसरों के सामने हम रखते हैं। कई बार जैसे हमने कहा, हमारा वी फीलिंग कम्युनिटी फीलिंग है, हमारा वार्तालाप है, हमारा सहना है, और कई बार एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना। तो ये सारे कई बार ऐसे जो गुण हैं जो हमको टीम में रहते हुए काम करना। कुछ और है, जैसे कि जो कभी कभी हमारे जो हम जो सोचते हैं, हमारी थिंकिंग है, हमारा व्यूज़ है, हम कई बार अन्य व्यू को भी हम जो है समझते हैं, और उनको उस दृष्टिकोण से भी किसी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। हम फ्लेक्सिबल हैं, है ना, हम तैयार हैं कुछ नई चीज़ों को करने के लिए, और हम दूसरों के लिए जो भी पर्सपेक्टिव है उसके लिए अप्रिसिएटिव है। कई बार उससे हम सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको स्वीकार करते हैं। और कई बार हम हमारे खुद के माइंडसेट्स को हम चैलेंज करते हैं, है ना। जैसे कई बार हमारा एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग होगा, एक तरह से हम सोचेंगे, लेकिन कोई और दूसरा तरह से हम कोई व्यू लाएगा, तो हम कई बार ओपन है उसे सीखने के लिए, ओपन है उसको कंसीडर करने के लिए ना। और लिसनिंग, है ना, टीम में लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी विवाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको डील करने की ज़रूरत है। नम्रता ज़रूरी है। कई बार लोगों को कन्फ्रंट करना ज़रूरी है, फीडबैक वगैरह देने के लिए। कई बार लोगों का स्किल होना चाहिए, लोगों के साथ काम करने के लिए एक अलग स्किल चाहिए, जो पीपल स्किल है। और शेड्यूलिंग है, उसके लिए हर एक कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ओके। सो जब हम व्यक्तिगत रूप से काम करेंगे तो क्या ज़रूरी है? व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है?
व्यक्तिगत काम करने के लिए तो पहले हमको तैयार होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसी काम के लिए, और समय के अनुसार, और खुद को भी धीरज और उसी काम के लिए विश्वास में और स्थिर रहना है बिल्कुल बिल्कुल व्यक्तिगत के लिए। जी जी। तो हो सकता है कि इसके लिए बिल्कुल अलग जो है आपको डिसिप्लिन चाहिए, इसमें अलग अलग प्रकार का जो है सोच भी चाहिए, है ना। सेल्फ कंट्रोल हो गया, एक क्लियर विजन हो गया, ऑनेस्टी है, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जब हम कुछ शुरुआत करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमें सोचना चाहिए, और जैसा आपने कहा रियलिस्टिक सेल्फ नॉलेज होना चाहिए कि वास्तव में हम कर पाएंगे कि नहीं ना। कई बार हम टू बहुत बड़ा लक्ष्य ले लेते हैं और उसमें डिस्करेजमेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारा अपना क्षमता के अनुसार ही एक हम गोल को तय करके हम आगे बढ़ते हैं। फोकस होना चाहिए, ऑफ कोर्स हमें फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम फोकस नहीं करते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। परमेश्वर पर निर्भरता होनी चाहिए, इसमें जैसे हमने कहा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना, मोटिवेशन होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए, इनिशिएटिव पहल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए, और कई क्षेत्रों में जो है स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे टीम कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो ये सारे विभिन्न जो है गुण, विभिन्न विशेषताएं जो है जब हम इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में काम करते हैं या कॉन्टेक्स्ट निर्माण करते हैं, इस प्रकार के कुछ गुण जो है वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। सो आप में से कितने लोग जिम गए कभी? कितने लोग जिम गए या देखा कभी आपने? कितने लोगों ने जिम कभी विजिट किया या गए होंगे कभी, या कभी ज्वाइन किया? प्रार्थना को जिम में नहीं गए सर, बट घर में जिम का कुछ सामान लेकर हम कर जिम रहे किया हैं, है। बहुत अच्छा। ओके ओके। सो जिम में क्या क्या विषय, क्या बातें हैं, क्या क्या देखते हैं आप? जिम में क्या देखते हैं आप? देख लो, दे लो। इसमें बोलिए बोलिए, जिम में क्या 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 चीज होता है, कैसे काम करता है जिम? रनिंग करने वाला है। हाँ, रनिंग के लिए वाला है, और क्या है? बोलिए बोलिए, क्या होता है जिम में? सो हम जिम में देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न वहाँ पर क्या है, विभिन्न जो है यंत्र है ना, इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इंस्ट्रूमेंट है, या जो है जिससे क्या होता है, विभिन्न हमारे शरीर के एक एक अंग होते हैं जिसको हमको मजबूत करने की ज़रूरत है ना। कोई अपना मसल्स को मजबूत करेगा, है ना, कोई अपना पेट को कम करेगा, है ना, कोई अपना क्या नाम है बॉडी मूवमेंट के ऊपर काम करेगा, है कि नहीं, कोई अपना स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेगा, है ना, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ें है जिम में, एक मशीन नहीं है, कई प्रकार की मशीन है जो संपूर्ण हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए काम करती है। कोई ट्रेडमिल पे काम करेगा, दौड़ने का काम, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार से जीवन में भी हमारे कई पहलू हैं, और हमारे विकास के लिए उन सारे पहलुओं पर काम करना। एक ही अगर प्रकार का काम होगा, एक ही प्रकार का मशीन होगा, तो फिट व्यक्ति होगा वो नहीं हो सकता ना। उसके लिए अलग अलग शरीर के अंगों को मजबूत करने के लिए अलग अलग मशीन का उपयोग करना है ना। कुछ चीज़ें हैं जो आपके, जैसे हमने बातचीत किया, अलग अलग अंगों को अलग अलग मशीन चाहिए जिससे कि आप फिट हो सके। एक ही प्रकार के मशीन से काम नहीं चलेगा, है ना। इसलिए कई वैरायटी आप देखेंगे कि जिम में क्या नाम है लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे जीवन के संदर्भ में भी हम अगुए के कई जीवन के कई भागों को तैयार करने के लिए जो है उसको कई प्रकार का अनुभव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है। ओके,
सो आइए हम देखेंगे कि टीम बेस्ड लर्निंग क्या है, टीम में कैसे हम काम कर सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि जब इस टीम बेस में क्या है, जब हम टीम में रह के सीखते हैं तो इसमें याद रखना है कि हर एक व्यक्ति जो है क्या करेगा, वो अपना योगदान करेगा, वो स्वयं अपना जिम्मेदारी लेगा और वो स्वयं जो है ना सिर्फ इससे लाभ उठाएगा लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट भी करेगा। और हम देख सकते हैं कि कई कई बार टीम का जो कॉन्टेक्स्ट है, कई बार वो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट से काफ़ी बेहतर होता है। और एक स्टडी जो है, एक टीम बेस्ड लर्निंग आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक 3 प्रकार का जो है अध्ययन किया गया है। और जैसे स्मॉल ग्रुप वर्क है, कॉर्पोरेट लर्निंग है और टीम बेस्ड लर्निंग है। तीनों प्रकार का जो अध्ययन किया गया है और उसमें पाया गया है कि उदाहरण के लिए जैसे लिखते हैं, जो स्मॉल ग्रुप में जो है बहुत कैजुअल या कैजुअल जो है, जिसको बहुत हल्के से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि आपके पड़ोसी के साथ या आपके नेक्स्ट जो है उसके साथ उसके साथ जो कुछ आपने सीखा उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो ये एक उदाहरण है कैजुअल स्मॉल यूज़ ऑफ स्मॉल ग्रुप का। कॉर्पोरेट लर्निंग जो है उसमें हम इंटेंशनल होते हैं और उसमें ज़्यादातर हम छोटे ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। और जो टीम बेस्ड लर्निंग है वो क्या करता है, इसमें जो लोग हैं उनमें सभी लोग भागीदारी करते हैं। मतलब उसमें सिर्फ 2 लोग नहीं, लेकिन सभी लोग, जितने भी 2, 4 या 5 लोग जो होंगे उसमें सब लोग भागीदारी करते हैं, सब लोग अपना अपना व्यू रखते हैं, सब लोग अपना अनुभव बांटते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसीलिए टीम बेस्ड लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव है ना, बनस्पत के स्मॉल ग्रुप से या कॉर्पोरेट लर्निंग से। टीम बेस्ड जो लर्निंग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात हम देखेंगे, स्मॉल ग्रुप में रिलेटिवली स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइजेस होते हैं, लेकिन इसमें कोई एडवांस प्लानिंग नहीं है ना। जैसा कुछ वर्क आया हम करना शुरू किया, लेकिन इसमें एडवांस प्लानिंग नहीं है। कॉर्पोरेट लर्निंग में हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं, है ना, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें ज़्यादातर बदलाव की संभावना जो है बहुत कम रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्मॉल जो है वो एक कोहेसिव लर्निंग होता है या लर्निंग टीम होता है। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें जो पहले से हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ नया भी के लिए भी वो खुला हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि टीम जो स्मॉल जो है टीम लर्निंग है वो बेस्ट है ना। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि जो स्मॉल ग्रुप में यूज़ ऑफ स्मॉल ग्रुप का जो उसमें जो अटेंशन है बहुत ही उसमें टीम कंपोजिशन के लिए या लर्निंग स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा स्थान नहीं रहता, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कॉर्पोरेट लर्निंग में इसमें क्या होता है कि ग्रुप लर्निंग जो है प्लान्ड होता है और केयरफुली स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या हमें करना है, कैसे करना है, बहुत ही जो है स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है क्रमबद्ध तरीके से होता है। लेकिन जो टीम बेस्ड लर्निंग है उसमें ज़्यादातर जो है जो स्ट्रक्चर होता भी है, लेकिन उसके अनुसार ही, ज़रूरी नहीं कि उसके अनुसार ही हम सीखेंगे, कुछ नया भी हम सीख सकते हैं, कुछ डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा ये चेंज के लिए, बदलाव के लिए जो है खुला हुआ होता है। एक और हम विशेषता देखते हैं जो कैटेगरी, जिसमें कि हम देखेंगे कि स्मॉल ग्रुप में इसमें कई वैरायटी जो है और कई डिग्री ऑफ एक्टिव लर्निंग जो है होता है। कॉर्पोरेट लर्निंग में हम देखते हैं कि इसमें ग्रुप फॉर्मेशन में पार्टिसिपेंट का रोल क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसका फोकस ये होगा। और ये जो टीम बेस्ड लर्निंग में पार्टिसिपेंट लर्न टू कंटेंट एंड हाउ टू यूज़ इट, वो अपने बारे में सीखते हैं, एक दूसरे के बारे में सीखते हैं, कैसे हम एक साथ टीम डायनेमिक में काम कर सकते हैं और मिलकर एक मेजर टास्क कैसे हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में ये है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो टीम बेस्ड लर्निंग है, एक समूह में मिलकर काम करना या सीखना, वो ज़्यादा इफेक्टिव और फ्रूटफुल होता है। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण के लिए ना, ये स्टडी जो है, जैसे हमने जो स्टडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेंट लर्निंग में देखिए कितना फ़र्क है। आप देखेंगे ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग क्या है, टीचिंग है, लेक्चर्स है, टेक्स्ट बुक है ना, और फुट नोट्स है। इसमें ये जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से सीखना, उसका प्रभाव देखिए कितना कम है।
इसके बाद जो कैजुअल यूज़ ऑफ स्मॉल ग्रुप लर्निंग है उसका भी वो उससे बेहतर है ना। कॉर्पोरेट लर्निंग आप देखेंगे उससे बेहतर है, लेकिन जो टीम बेस्ड लर्निंग है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है और इफ़ेक्टिव है ना। तो इसलिए हमेशा जो है हम टीम बेस्ड लर्निंग जो है द बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग है, जहाँ वास्तव में ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस और ज़्यादा सीखने का अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फ्रूटफुल है। ओके, सो और जैसा हमने कहा कि 90 स्टडी ने अध्ययन से ऐसा मालूम चलता है कि जो 90% ऑफ टीम जो है वो जो दुनिया का या जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत सीखने वाला व्यक्ति क्यों ना है उससे कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होगा, है ना। सो इसलिए जो टीम लर्निंग है, टीम में काम करना है, टीम में प्लानिंग हो, टीम में ऑर्गेनाइजेशन हो, टीम में काम करना, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। सो वर्किंग ग्रुप और टीम के ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सो वर्किंग ग्रुप और टीम दोनों में हम देखेंगे कि दो से अधिक लोग होंगे, है ना। कई बार ये जो है ऐसा सेम लगता है, लेकिन एक्चुअली काफ़ी इसमें भिन्नताएं हैं, है ना, और हम देखेंगे क्या फ़र्क है। सो कुछ हम मतलब कॉमन विशेषताओं को हम देखेंगे। ठीक है। टीम और क्या नाम है वर्किंग ग्रुप के बारे में। सो पहला हम देखेंगे हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द होल ग्रुप। सो इस ग्रुप में क्या होगा, इसमें एक व्यक्तिगत रूप से हाई कमिटमेंट चाहिए, समर्पण चाहिए ग्रुप में सीखने के लिए, और एक ट्रस्ट, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है ग्रुप मेंबर में, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी यह जो है आप जो है ग्रुप मेंबर जो है एक साथ काम कर सकते हैं। और एक दूसरे के साथ जो है ग्रुप कैसे एक टीम बन जाएगा ना, ग्रुप कैसे टीम में एक परिवर्तन होगा, उसके लिए कई फैक्टर्स जरूरी है, जिसमें पहला टाइम चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। एक्सेस चाहिए रिसोर्सेज के लिए कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो, और एक चैलेंजिंग असाइनमेंट चाहिए जो एक हम सबका मिलकर एक सामूहिक लक्ष्य बन जाएगा। और फीडबैक जो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हमें फीडबैक चाहिए, जो कि अच्छे संबंधों के द्वारा ही जो है हो सकता है ना। ये चार चीज़ें, चार जो है कंपोनेंट चाहिए एक ग्रुप को जो है एक टीम होने के लिए। ठीक है। और जब ऐसा होता है तब टीम क्या कर सकता है ना। पहली बात, इंस्पायर अ हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। सो ऑफ कोर्स जब टीम वर्क होगा, इसमें हर एक लोग जो टीम का हिस्सा है ये व्यक्तिगत मांग करेगा कि हर एक लोग अपना जो हाईएस्ट लेवल जो है ऑफ उनका जो उनका सर्वश्रेष्ठ है सब लोग मिलकर कर सके, क्योंकि जैसे हमने कहा ये एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगा, सबको अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ेगा, तभी ये जो है टीम प्रभावशाली और फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव होगा। ठीक है। और इसमें दूसरा चीज़ हम देखेंगे, willingness to challenge each other without fear of giving offense because of a high tolerance for open and honest communication. So एक दूसरे को चैलेंज भी कई बार समय होने पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो ऑनेस्ट फीडबैक देना पड़ेगा, वो आपका जो वार्तालाप हो खुला होना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ होगा, तभी जो है टीम जो है प्रभावशाली होगा और मिल के काम कर सकता है। तीसरी बात हम देखेंगे, इसमें कई बार एक दूसरे के साथ मिल के काम करना ये एक बहुत ही बड़ा डायनेमिक है, क्योंकि कई बार जैसे हमने देखा इंडिविजुअल तो हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन टीम में काम करना जो है हमेशा चैलेंजिंग होगा। तो उसमें टीम डायनेमिक चाहिए, टीम के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ सुनकर, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के साथ लेवल में, उनके पेस में काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। फिर इसके द्वारा जो सक्सेस है वो जो है चैलेंजिंग असाइनमेंट के द्वारा और विभिन्न चीज़ों को कोशिश करने के द्वारा जो है प्राप्त हो सकता है। इसमें जी हाँ, एक चुनौतीपूर्वक वातावरण, चुनौतीपूर्वक कार्य जब टीम में दिया जाता है, टीम चैलेंज होता है और उसके लिए वो प्रेरित होता है आगे काम करने के लिए। ओके, तो आइए हम देखेंगे कुछ हेल्दी टीम बेस्ड डायनामिक्स देखेंगे। सो ये रिकमेंडेशन है जो टीम बेस्ड लर्निंग में क्या क्या होना चाहिए। सो पहली बात, the participant themselves should be responsible for defining and distributing role rather than having the role simply assigned to them. So पहली बात हमें देखना चाहिए कि जब भी हम टीम में काम करते हैं तो ये टीम तय करता है किसका भूमिका क्या है। बनस्पत की कोई आउटसाइडर्स या जो कोई बाहर से ये तय करेगा कि टीम में क्या करना है। ठीक है। तो ये
टीम क्योंकि जब हम स्वयं डिसाइड करते हैं कि किसकी जिम्मेदारी क्या है, तब हम ज़्यादा ओनरशिप लेते हैं, तब हम ज़्यादा ओन करते हैं हमारी जिम्मेदारी को, हमारे असाइनमेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि जब हम टीम में काम करते हैं तो ये टीम डिसाइड करेगा किसकी जिम्मेदारी क्या है और किसको क्या करना है, ये टीम तय करता है। सेकंड, ए पॉसिबल टीम साइज शुड बी 5 to 7 पार्टिसिपेंट। तो टीम का जो साइज़ है वो 5 से 7 लोग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत छोटा भी होने से जो टीम का जो डायनेमिक वो नहीं स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा होने से जो है टीम जो है उसका भी डायनेमिक जो है इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आइडल साइज जो है 5 to 7 जो है ये आइडल साइज है। ठीक है। थर्ड चीज़, it is important that leaders spend time with the team participant, helping them both to understand and to improve group dynamic. So जो टीम लीडर है वो व्यक्तिगत जो है लोगों के साथ भी काम करेगा और टीम के साथ भी काम करेगा कि किससे कि टीम का जो डायनेमिक है, टीम में काम करने का जो क्वालिटी है या जो गुण है उसमें वो समय समय पर बदलाव और जो है बेहतर कर सके। जो फोर्थ जो बातें हैं, टीम असाइनमेंट शुड प्रमोट बोथ लर्निंग एंड टीम डेवलपमेंट। इसको टू फोल्ड गोल जो है टीम जो है हमेशा याद रखना चाहिए। सो लर्निंग सीखना और टीम डेवलपमेंट, टीम सीखता है और टीम विकास के लिए काम करता है। तो जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे उस कार्य को हम करते जाते हैं और इस प्रकार से जो है हम इस दोनों बातों को रखना है। तो सीखने का अवसर भी मिलना चाहिए और टीम के विकास के लिए भी काम करने का अवसर मिलना चाहिए, तभी जो हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। ओके, सो टीम जो है केयरफुली फॉर्म करना है, लेकिन ये काम जो है लीडर करता है ना, और लीडर को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। याद रख, कई बार क्या होता है, दो पार्टिसिपेंट जो है जो एक साथ काम नहीं कर सकते उनको एक टीम में नहीं रखना चाहिए, और कई बार उनको साथ रखना भी चाहिए। तो दोनों बातें रखना चाहिए, दोनों जो है दोनों संदर्भों को हमको समझना चाहिए। कई बार वे मिलकर काम नहीं कर सकते हैं तो कई बार कठिन समय में उन्हें ना रखें, लेकिन कई बार जानबूझ के उनको रखें ताकि वो एक साथ काम करना सीखें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं और इसके लिए लीडर के पास डिसर्निंग होना चाहिए, लीडर के पास को समझ में आना चाहिए कब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट जो है काम करेंगे। और टीम शुड बी इवनली मैच एज पॉसिबल विद रिगार्ड टू पार्टिसिपेंट कैपेसिटी। सो जब हम टीम में काम करते हैं उसमें सभी प्रकार के गुण वाले व्यक्ति होना चाहिए और लोगों की क्षमता के अनुसार टीम होना चाहिए, है ना। और अगर एक ही प्रकार के लोग मिल गए तो टीम में ज़्यादा हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो टीम में सब प्रकार के जो गिफ्ट्स के हैं, कॉलिंग है, स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, उस सारी बातों को देखते हुए ही टीम को हमको निर्माण करना चाहिए। और टीम शुड बी एज डाइवर्स एज पॉसिबल, जैसे हमने बातचीत किया, जिनमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के लोग होना चाहिए। और ये डाइवर्सिटी क्या करता है, जो है ऐसा लगेगा कि शुरू में शायद ज़्यादा फल नहीं देगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए एक जो है ताकत का काम करेंगे और इसलिए एक रिच रिसोर्सेज जो है टीम में लाएंगे। तो इसलिए कभी कभी एक ही जैसे लोग एक टीम में ना रखें, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जो है वरदान के लोग, अलग अलग अनुभव के लोग, अलग अलग मे बी एज ग्रुप, मे बी जो अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग भी एक टीम के जब हिस्सा होते हैं, शुरू में ऐसा लगेगा कि शायद ये काम नहीं करेगा, लेकिन जो है बाद में ये अच्छे से काम कर सकता है। अगर हम इवन यीशु मसीह का उदाहरण देखेंगे, जैसे उसने अपने 12 को निर्माण किया, यीशु मसीह के चिलो लोग कहाँ से थे, उनका पृष्ठभूमि क्या क्या था, यीशु मसीह के चेलों का पृष्ठभूमि कैसा था? वो लोग बहुत विभिन्न क्षेत्र से आए थे, कई लोग मछुआरे थे, कई लोग काम करने वाले थे, इसी एक ही कैटेगरी के नहीं थे। जी। और ऐसा लगता है कि शुरू में जब यीशु मसीह उनके साथ काम किया, उनके बीच में बहुत गड़बड़ियाँ पाई गई है कि नहीं? ऐसा लगा कि वो तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्वार्थ है ना, हमें बड़ा कौन है, हमें छोटा कौन है, हमें दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, ये सारे डिस्कशन चल रहे थे। लेकिन हम पाते हैं कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने उनके साथ काम करना शुरू किया
और सिखाना शुरू किया। उनके लिए यीशु मसीह रोल मॉडल था। यीशु मसीह ने उनको चैलेंजिंग असाइनमेंट दिए, यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखा, यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन सिखा। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम में वे एक सुंदर टीम बन के, है कि नहीं, एक सुंदर टीम बनकर परमेश्वर को उस मिशन को आगे लेके जाते हैं। तो ऐसा ही जब हम लोगों टीम में काम करते हैं तो कई बार जो अब अलग अलग विशेष प्रकार के लोग होंगे तो उसमें कई प्रकार का कमी और घटी नज़र आएगा, चैलेंजिंग होगा। लेकिन जब हम उनको अच्छे से निर्माण करते, ये टीम जो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा और वे मिलकर एक सुंदर तरीके से जो है एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं और एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम यीशु मसीह के चेलों के उदाहरण से हम ये देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है टीम को बहुत जल्दी बदलना नहीं चाहिए। और ऐसा बताते हैं कि 20 से 25 कम से कम घंटा जो है इंटरैक्टिव आवर्स होना चाहिए लोगों को एक साथ काम करने के लिए। बहुत जल्दी बदल देंगे, बाय द टाइम वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है ह्यूमन डायनेमिक में क्या होता है, हम समय लेते हैं लोगों से संबंध बनाने में, हम समय लगते हैं लोगों पे भरोसा करने के लिए, हम समय लगाते हैं लोगों के साथ खुलने के लिए ना। तो इसीलिए अच्छा है कि थोड़ा समय जब हम टीम में काम करते हैं थोड़ा समय उनको दें, जिसके द्वारा वे एक दूसरे का सेटल होंगे, दूसरे के साथ भरोसा करेंगे, संबंध बनेंगे, ओपन होंगे। और इस प्रकार से जो है बहुत जल्दी टीम को बदलना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। और बहुत बहुत लंबे समय तक भी टीम में रखना वो भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए, बहुत लेट भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब बहुत लेट होगा तो लोग कंप्लेसेंट होंगे, लोग कई बार बोर हो जाते हैं और उनको नया नया चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस होना चाहिए। ओके, सेकंड चीज़ हमें सेकंड जो पहलू हमें ध्यान रखना चाहिए, पार्टिसिपेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। सो जब यद्यपि हम टीम में काम कर रहे हैं लेकिन इसके बाद इंडिविजुअल जो है क्या कर रहा है ये मायने रखता है। सो ट्रेडिशनल स्कूल में क्या होता है, जो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होती है, वो सिर्फ टीचर के प्रति होती है। लेकिन टीम बेस्ड लर्निंग में जो है ये बिल्कुल भिन्न है। ये जो है अकाउंटेबिलिटी लीडर के साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ भी होता है ना। ऑफ कोर्स जो है इसमें उनका वर्क कैसा कर रहे हैं, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से जो है उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति टीम में जो है वो अकाउंटेबल है। ये याद रखना है। ये सिर्फ अगुवे के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति भी अकाउंटेबल है, अपने कार्य और अपने संबंध के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट जो है टीम असाइनमेंट शुड नॉट बी एबल टू बी इजली डिवाइडिंग अप। सो कई बार क्या होता है कि हम असाइनमेंट लोगों को देते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें अलग अलग लोग अलग अलग जिम्मेदारियों को बांट देते हैं। ऑफ कोर्स लोग अपना पार्ट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोशिश करना चाहिए कि जितना वो सामूहिक रूप से काम कर सके, जितना कलेक्टिव रूप से काम कर सके, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा टीम भावनाएं व्यक्त होगी, टीम संबंध मजबूत होगा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है हमको देखना चाहिए। ओके, सो डिज़ाइनिंग टीम बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे हम टीम बेस्ड लर्निंग को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि टीम बेस्ड लर्निंग के लिए हमको एक भिन्न एक अलग जो है रणनीति चाहिए, इंटायर अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। ये केवल एक इंसिडेंट टीचिंग टेक्निक पे नहीं होगा कि हमने उनको सिर्फ पढ़ाना सीख किया, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कई जो है लर्निंग एक्सपीरियंस को हमको क्रमबद्ध तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत एक्टिविटीज़ के रूप में हमको नहीं, लेकिन उसमें कई टीम डायनेमिक्स हैं, टीम जो है वर्क है, ये सारी चीज़ों से मिलके बनना है। लेकिन याद रखिए कि जब हम टीम में काम करते हैं तो हमने कहा कि एक ही प्रकार का जो टीम है, मतलब एक ही प्रकार के जो लोग उनको रखने से टीम में ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर आप महिलाओं का टीम बनाते तो केवल महिलाओं को नहीं होना चाहिए, या पुरुष को नहीं होना चाहिए, उसमें महिलाएं पुरुष दोनों मिक्स होना चाहिए। या जवानों का बनाते कि जवान कोई नहीं, लेकिन आप मिक्स भी कर सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, मिडिल एज के हो सकते हैं, ओल्ड एज हो सकते हैं। और इस प्रकार से आप जो है इससे टीम का जो डायनेमिक है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और अलग अलग जो है
पर्सपेक्टिव मिलता है और टीम ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे जो है इफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन टीम बेस्ड लर्निंग। सो उदाहरण के लिए देखेंगे इंडिविजुअल और कोहर्ट आपके आपके लेफ्ट में, इसमें ग्रुप एक्सप्लोरेशन और रिफ्लेक्शन जो होता है ना, इसमें टीचिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है। और नीचे जो आप देखेंगे कि इसका जो अप्रॉक्सीमेट लेवल ऑफ कंटेंट अंडरस्टैंडिंग एट ईच फेज, ठीक है, इसका जो 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 इफ़ेक्टिवनेस है और इसका जो कार्य करने का जो जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 10% है ना। ये आप देखेंगे केवल 10% है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 3 फेज जो है, जिसमें है पहला है प्रिपरेशन, एप्लीकेशन और असेसमेंट। तैयारी का है, लागूकरण है और मूल्यांकन है ना। और तीनों जो सीक्वेंस में ये एक समय पर एक कार्य जो है, एक मेजर एरिया जो है भाग लेना चाहिए। और ये कई दिनों तक चल सकता है, कई बार कई महीनों तक भी चल सकता है। सो सेकंड फेज में आप देखेंगे इसमें इंडिविजुअल इवैल्यूएशन है, टीम इवैल्यूएशन है, रिस्पॉन्स है, जो इवैल्यूएशन के प्रति लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा, और फोकस टीचिंग है। इसमें ये चारों बातें जो है लागू होती है। ये प्रिपरेशन स्टेज है, ये तैयारी का स्टेज है, ठीक है। और जब हम जो सेकंड स्टेज है जिसमें हम एप्लीकेशन प्रैक्टिस विद फीडबैक, इसमें इंडिविजुअल वर्क्स सिंपल है ना, ये व्यक्तिगत रूप से काम करता है लेकिन ये साधारण तरीके से जो है काम करता है। इसमें ग्रुप वर्क भी सिंपल तरीके से काम करता है ना। तो ये एप्लीकेशन जो है इसमें आप प्रैक्टिकल जो फीडबैक के साथ जब आप उनको देते हैं। इंडिविजुअल जो वर्क कॉम्प्लेक्स है, हम देखते हैं इसका जो है 70% जो है लर्निंग होता है ना, 70% जो है हम इसमें सीखना हो जाता है। ग्रुप वर्क में हम देखेंगे ये जो है कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, है ना, जटिल है, कई लोग इसमें शामिल है। इसमें क्या है, कंटिन्यू पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्क एज लॉन्ग एज नेसेसरी। इसमें व्यक्तिगत रूप से भी जो है काम किया जाता है, लेकिन ग्रुप में भी काम किया जाता है जब तक जो है ज़रूरी है उस कार्य को या उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और तब इसमें हम जब असेसमेंट करते हैं, हम देखते हैं इसमें रिव्यू कर रहे हैं। और फाइनल टीम प्रोजेक्ट और इवैल्यूएशन विद फीडबैक, हम देख सकते हैं इसमें 90 to 100% इफेक्टिवनेस और 90 to 100% हमारा फ्रूटफुलनेस की जो ज़रूरी है। तो आपने देखा किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से भी कार्य किया जा सकता है, छोटे समूह में भी, एक छोटे वर्क ग्रुप में भी काम किया जा सकता है, लेकिन टीम वर्क में भी काम किया जा सकता है। और तीनों का जो इफ़ेक्टिवनेस है, प्रोडक्टिविटी है, और कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में हम काम कर सकते हैं, ये बातें यहाँ पर दिखाई जा सकता है। तो ऑफ कोर्स जैसे हम व्यक्तिगत रूप से काम करना आसान है, तो लेकिन उसका जो प्रतिफल भी बहुत ही थोड़ा है। ग्रुप वर्क में हम मिल के काम करते हैं, लेकिन उससे बेहतर है। लेकिन जब हम टीम वर्क में काम करते हैं, वो कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है, वो कोई ज़्यादा फल देने वाला है। ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग है, आसान नहीं है, लेकिन उसका प्रतिफल भी जो है उतना ही बड़ा है, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि दोनों महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत और टीम वर्क दोनों ही महत्वपूर्ण है। सो देखिए, जैसे हमने बातचीत किया, तीनों लेकिन महत्वपूर्ण है, चाहे वो बेसिकली इंडिविजुअल वर्क हो या टीम बेस्ड वर्क हो। और विशेषकर टीम वर्क में ये तीनों जो फेज है, तीनों जो चरण है, महत्वपूर्ण है। पहला जैसे हमने बातचीत किया, प्रिपरेशन, तैयारी जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, सिस्टमेटिक सोचना जरूरी है ना, स्ट्रेटेजी जरूरी है। दूसरी बात, उसका एग्जीक्यूशन यानी एप्लीकेशन, कैसे हम उसको कार्यों में लागू करेंगे, ये हमें सोचना। और इसके बाद उसका असेसमेंट या इवैल्यूएशन जरूरी है, जिससे कि हम और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज रूम है बेहतर करने के लिए। तीनों फेजें जरूरी है। और क्या होगा अगर हम एक फेज नहीं करेंगे, मान लीजिए हमने प्रिपरेशन नहीं किया लेकिन हमने काम करना शुरू कर दिया, क्या होगा? हमने कोई बिना प्रिपरेशन काम करना शुरू कर दिया, या बहुत कम प्रिपरेशन किया, सही प्रिपरेशन नहीं किया और काम करना शुरू किया, तो क्या होगा? टीम के डायनामिक में क्या होगा? टीम में क्या फर्क पड़ेगा?
सारे काम बिगड़ जाएगा। सारे काम बिगड़ जाएगा, क्यों? कहाँ पे क्या करना है वो हम अगर प्रिपरेशन नहीं होंगे तो सही माध्यम से हम नहीं कर सकते। जी, हमको जो Yes. जो जी जी हमको जो भी मन में आया हम करेंगे। तो प्रिपरेशन ज़रूरी है, एप्लीकेशन भी ज़रूरी है, असेसमेंट भी ज़रूरी है। एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, असेसमेंट नहीं करेंगे, हमें मालूम नहीं कि हमने जो काम किया कितना इफ़ेक्टिव था, कितना कितना फ़ायदेमंद था, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, ये सारी बातें हमको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये तीनों फेजें ज़रूरी है और एज अ टीम हमको तीनों फेजों पर इक्वली इम्पोर्टेंस, हमको इक्वली महत्व देना चाहिए। ओके, आइए हम प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखेंगे। हम यीशु मसीह का उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से यीशु मसीह ने एक सिंपल फॉर्म से शुरुआत किया लेकिन उनको कॉम्प्लेक्स उसमें लेके गया। ठीक है, सो पहली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, उनको शिक्षा देना शुरू किया और अपने चेलों को दिखाना शुरू किया कि किस प्रकार से जो है कार्य किया जाता है ना। एंड देन हम देखते हैं फिर उसने क्या किया, उनको मिनिस्ट्री, उसने उन्हें जल्द से ही मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू किया। उदाहरण के लिए यूहन्ना 4:2 पढ़िए जल्दी से, यूहन्ना 4:2। John chapter 4 verse 2। ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁ ଆପେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉନଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଏହା ଫରିसीମାନେ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ। बस जी, सो हम क्या पा रहे हैं, यीशु मसीह कौन बैप्टिज्म दे रहा है, कौन बपतिस्मा दे रहा है यहाँ पर? चेले लोग दे रहे हैं। और ये बहुत अर्ली यीशु मसीह ने किया है ना। यीशु मसीह चाहता तो यूहन्ना बपतिस्मा देने के समान वो स्वयं बपतिस्मा दे सकता था, लेकिन उसने अपने चेलों को काम पे लगा दिया है ना, उसने उनको जिम्मेदारी दी। और उसके बाद मत्ती 10 में 10 से 1 से 16 जल्दी से हम देखेंगे, आप जल्दी से देख लीजिए आपके बाइबल में, मत्ती 10 अध्याय है उसका 1 से 16। अब उनको थोड़ा सा और बड़ा जिम्मेदारी यीशु मसीह वहाँ पे उनको दे रहा है। कोई पढ़ लीजिए ना तो। तो यीशु मसीह क्या कर रहे, क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं उनको यहाँ पर? 8 अध्याय में देखिए, 8 पद में देखिए, 10 का 8 में, 7 से देख सकते क्या क्या जिम्मेदारी है। 10 का 7। स्वर्ग राज्य सन्निकट है, कथा कोई घोषणा करो। हाँ, तो घोषणा करने के लिए कह रहा। और 8 में पीड़ित मानों को सुस्थ करो, बीमारों को चंगा करो जी, और मृत मानों को उठाओ, मुर्दों को जिंदा करो जी, और भूत मानों को छोड़ाओ, भूत को छुड़ाओ जी। तुम्हें मैंने बिना मूल्य पाई अच्छा बिना मूल्य दान करो। 9 तुम्हें मानों को गांजिया सुना की रूपा की तंबा निमंते झुली कि 2टी अंगरखा पिता कि बाड़ी आयोजन करो नहीं, का कार्यकारी अपना आहार योग्य। सो क्या पा रहे हैं हम, क्या पा रहे हैं? ये कार्य कठिन थे या बहुत आसान थे? चैलेंजिंग है कि नहीं ये? जी हाँ। और देखिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, परमेश्वर पर डिपेंडेंट होने के लिए, सारी बातें देख यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं, है ना। सो हमने देखा यीशु मसीह ने उनको पहले स्वयं उनको शिक्षा दिया, फिर उनको उनके सामने एक मॉडल, वो एक नमूना बना कैसे किया जाता है, फिर उसने उनको जिम्मेदारी दिया बपतिज्म का, फिर उसने उनको कॉम्प्लेक्स वर्क दिया, असाइनमेंट दिए, चैलेंजिंग असाइनमेंट दिए, और उनके साथ वो लगातार काम करता था। और अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उनको ग्रेट कमीशन दे रहे हैं, है कि नहीं? और जाओ और सारे जगत में क्या करो, प्रचार करो, चेला बनाओ, गवाह बनो, है कि नहीं? जो बातें मैंने सिखाई है मानना सिखाओ। तो ये सारी बातें हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह जो है अपने चेलों को जो है एक सरल कार्यों से एक जटिल और बड़े कार्यों की ओर उनको ले जाते हैं, और इन सारे बीच में क्या है, यीशु मसीह उनको तैयार कर रहे हैं। तो ये है जब हम अगुओं को निर्माण करते हैं,
हम सरलता से शुरू कर सकते हैं, जो सरल सरल असाइनमेंट्स हैं, सरल जिम्मेदारियां हैं, फिर उनको चैलेंजिंग असाइनमेंट देते हुए हम उनको जो है उनको बड़े बड़ी जिम्मेदारियों में देने के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक इवेंजलिज्म को जब हम बिल्ड करना चाहते हैं, एक इमर्जिंग लीडर को इवेंजलिज्म में बिल्ड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, कैसे बिल्ड करेंगे? अगर हम एक उभरते हुए अगुओं को हम इवेंजलिज्म कैसे, एक इवेंजलिस्ट के रूप में हम उन्हें निर्माण करना चाहते हैं, या कैसे इवेंजलिज्म किया जाता है, उनको अगर हमको तैयार करना तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप? जी, कैसे करें, कैसे आप सिंपल से शुरू करेंगे और कैसे कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाएंगे? जैसे जो उदाहरण आपने यीशु मसीह का देखा, अगर उस उदाहरण को अगर हम लागू करेंगे तो कैसे करेंगे? एक उभरते हुए अगुवे को इवेंजलिज्म में ट्रेन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे हम? जी बताइए। इवेंजलिस्ट क्या मैं उसको साथ में लेके जाने में। ओके जी। हो सकता है कि हम जो अनुभवी इवेंजलिस्ट है अपने साथ उसको लेके जाएंगे। ओके, वो और क्या कर सकते हैं? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? पहली बार हम उनको अपने साथ लेके गए, दूसरी और अगली बार क्या कर सकते हैं हम? तो सुसमाचार का ज्ञान होना चाहिए, उद्धार का सुसमाचार का ज्ञान होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम उनको शिक्षा देंगे, है ना। और जैसे यीशु मसीह ने उनको मॉडल किया, कैसे इवेंजलिज्म किया जाता है, हम करके दिखा सकते हैं, है ना, कुछ समय तक ऐसा दिखा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? क्या उनको हम जिम्मेदारी देंगे कुछ छोटा सा? क्या सोचते हैं? पहला कदम क्या होगा? कुछ थोड़ा थोड़ा, हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी देना चाहिए। बिल्कुल, उदाहरण के लिए अपनी गवाही देना, है ना, मैं भी अपनी गवाही देना कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। सुसमाचार से शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अपनी गवाही देने से शुरू करेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा? वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है। जी, क्या करेगा? गवाही के बाद क्या करेगा वो? और उसके बाद अपना जिम्मेदारी को वो पहचान सकता है कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो क्या करेगा? जिम्मेदारी को वो लेगा स्वयं, और मे भी शायद अब इंडिविजुअली शायद हो सकता है कि वो सुसमाचार प्रचार करे, है ना। इस प्रकार से उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। उसको आप सिंपल से जो है कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप उसको 4 डायनामिक, जैसे हमने कहा, उसके लिए आप उसको प्रार्थना से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसके साथ एक अनुभवी व्यक्ति के साथ भेज सकते हैं, और आप उनको जिम्मेदारी छोटा भूमिका शुरुआत में लेने के लिए कर सकते हैं, जिसमें गवाही देना हुआ, है ना, और क्या नाम है, ओपनिंग प्रेयर हुआ, या जो भी हो, इस प्रकार से आप उनको दे सकते हैं। इसके बाद आप उनके ऊपर ये जो बड़ा जिम्मेदार दे सकते हैं, अब आप तुम स्वयं कर लो, है ना। इस प्रकार से आप उनको बिल्ड कर सकते हैं। तो लेकिन ये शायद एक दिन में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, लेकिन मे बी कई सीरीज़ ऑफ जो है विजिट्स होगा, जिसमें आप शुरुआत करेंगे आपके साथ ले जाने के लिए, और सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के लिए, और उनके साथ बातचीत करने के लिए कि आपने क्या सीखा, क्या नया बात मिला, है ना, क्या चैलेंजिंग था। सारी चीज़ें आप इवेल्युएट कर सकते हैं। याद रखिए, तीनों फेज, प्रिपरेशन जो है, और जो है एप्लीकेशन और इवेल्युएशन, ये तीनों चीज़ों को जो हमको हमेशा माइंड में रखना है। हम तैयारी करते हैं, हम कार्य करते हैं, और हम मूल्यांकन करते हैं। इवन जब हम लीडर को बिल्ड करते हैं तब भी, और जब हम एक टीम में काम करते हैं तब भी। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया। जब हम डॉक्ट्रिन को टीच करते हैं तो क्या करेंगे हम?
उदाहरण के लिए जब हम एक डॉक्ट्रिनल को एक थियोलॉजी में जब हम सिखाना शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? जी, अब जब बाइबल स्कूल में, बाइबल सेमिनरीज में लोग सिखाना शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? या किसी भी ट्रेनिंग में, मान लीजिए किसी ट्रेनिंग उसमें आप इंस्टीट्यूट में या ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोगों को सिखाना शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे आप और कैसे करेंगे आप? उन लोगों को जो बाइबल थियोलॉजी भी कराते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं, तो उन लोगों का जो स्किल है जी, और उन लोगों को कर पाएंगे कि नहीं, ये सबको देख के उन लोग ऐसे सिखाएंगे। जी हाँ। सो उनका जो मे बी सिंपल तरीके से शायद उनका डिवोशंस लाइफ होगा, परमेश्वर के साथ उनका संबंध कैसा हो सकता है, फिर हो सकता है कम्युनिटी लाइफ हो सकता है, उनका कैरेक्टर हो सकता है, फिर उनका कॉलिंग और जो है कॉम्पिटेंसी है उसको बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार में नहीं होगा और कई बार जो है सिर्फ टीचिंग से ही ये परिवर्तन नहीं आएगा ना। लेकिन हमने कहा, लेकिन जब आप मान लीजिए आप परमेश्वर के बारे में उनको सिखाना चाह रहे हैं, नोइंग गॉड आप सिखा रहे हैं, तो सिर्फ आप उनको सिर्फ टीचिंग ही नहीं सिखाएंगे, लेकिन आप कैसे परमेश्वर के साथ इंटीमेट होंगे, परमेश्वर कैसे डीप इंटीमेसी होंगे, यूनियन होंगे, है ना, आप परमेश्वर को कैसे सुनेंगे, ये सारी चीज़ें भी जो है उसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सिर्फ ये टीचिंग नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल और जो है एप्लीकेशन भी जो है उसमें शामिल होगा, और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा। मतलब सरलता, आप सरल एक टॉपिक से शुरू करेंगे और ठीक है, फिर जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उसकी ओर भी आप जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है जब हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, चाहे वो एक इमर्जिंग लीडर को बिल्ड करना हो, चाहे एक थियोलॉजियन को बिल्ड करना हो, इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो इस दोनों संदर्भ में लागू किया जा सकता है। ओके, सो क्या प्रतिफल है? टीम बेस्ड लर्निंग का फ़ायदा क्या है? क्यों हमें टीम बेस्ड लर्निंग में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए? सो पहली बात, टीम बेस्ड लर्निंग दैट इज़ इफेक्टिवली डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूटेड विद रिजल्ट इन ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। सो पहली बात देखेंगे कि अगर अच्छे से टीम बेस्ड लर्निंग को प्रभावशाली तरीके से डिज़ाइन किया गया और इसको इस्तेमाल किया गया, उसका परिणाम क्या होगा कि पहली बात, जो भी कंटेंट है ना, जो भी विषय वस्तु है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसको ऐसा क्यों समझेंगे? क्योंकि उन्होंने स्वयं उस पर काम किया है। उन्होंने किसी का देखा देखी कंटेंट नहीं ले लिया और उसको लागू किया नहीं। जब हम स्वयं किसी चीज़ पे, वस्तु पे काम करते हैं, वो हमारा है, क्योंकि हमने उस पर पार्टिसिपेट किया है, हमने उसको समझा है और हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और ये है तब एक टीम जो टीम वर्क है वो ज़्यादा समझ सकेगा। जो भी विषय वस्तु, जो भी टॉपिक्स है, जो भी कंटेंट है ना, जो भी रिसोर्सेज, उसको अच्छे समझ सकेगा, क्योंकि स्वयं उन्होंने उस पर काम किया है। सेकेंड है कैपेसिटी टू अप्लाई द कंटेंट टू मिनिस्ट्री सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। सो अब ना सिर्फ इस विषय वस्तु को केवल वो निर्माण करते या समझेंगे, लेकिन वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो मिनिस्ट्री सिचुएशन हो, चाहे वो टीम डायनेमिक हो जिसमें प्रॉब्लम्स हैं उसको समाधान करने के लिए, या कोई डिसीजन लेना होगा, उसमें भी वो लागू अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है कंटेंट जो है उसकी समझ है और उसको लागू करने का भी क्या है, क्षमता भी है। और तीसरा है वेल डेवलप्ड रिलेशनल स्किल फॉर वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर्स। अब क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टीम में काम किया है, अब उनके पास एक दूसरे के साथ तालमेल करने की क्षमता हो गई, और इसलिए अब वे इफेक्टिवली जो है दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। देन फोर्थ, इंडिविजुअल वैल्यूइंग द टीम अप्रोच टू मिनिस्ट्री। अब कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं कहेगा कि मैंने किया है या मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। अब वे एक दूसरे का महत्व करेंगे, और इसलिए जब वो एक दूसरे का आदर करेंगे, महत्व करेंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, तब वे ज़्यादा जो है प्रभावशाली होंगे। और इसके कारण क्या होगा, उनके साथ इंक्रीज डिज़ायर एंड कैपेसिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उनके पास हमेशा जो है, उनके पास भूख और प्यास होगी कि वह जीवन भर सीखने वाले बने रहेंगे। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है जब हम टीम बेस्ड लर्निंग के ऊपर काम करते हैं।
टीचर के पास को कैसे मदद मिलेगा? टीचर्स जो है वो फ्री होगा। कई बार उसके पास टेम्पटेशन होता है कि सारा कोर्स को ख़त्म कर दो, है ना? तो उसके पास ये बर्डन नहीं होगा और ये प्रेशर नहीं होगा कि सारे मटेरियल को वो ख़त्म करना है, क्योंकि ज़्यादातर काम कौन करता है? पार्टिसिपेंट ही ज़्यादा इस पे काम करते हैं। तो वो रिलैक्स भी होगा और वो जो भी तैयारी करेगा वो और बेहतर तैयारी करके जो है उनको क्या नाम है, प्रस्तुत कर सकता है। सो आपके पास असाइनमेंट होगा और आपके पास क्यों ना हमारे पास थोड़ा समय है, आइए हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसे उदाहरण जहां टीम डायनेमिक में काम हुआ और वे अधिक प्रभावशाली थे, और कुछ ऐसे बिब्लिकल उदाहरण जो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया और वो प्रभावशाली थे। आइए हम पुराने नियम और नए नियम से बातचीत करेंगे। सो पुराने नियम में कौन ऐसे थी जहाँ पे टीम में काम हुआ और वो प्रभावशाली था, और व्यक्तिगत रूप से भी था जो ऐसे उदाहरण जहाँ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से काम किया और वो प्रभावशाली था। पुराने नियम में तो 5 मिनट में भी 2-3 मिनट आप ले लीजिए, और क्या हम बात कर सकते हैं इस विषय पर? उसके बाद आपके पास टाइम समय होगा, आप असाइनमेंट के भी इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में आप कर सकते हैं। तो आइए बातचीत करेंगे। पुराने नियम में कोई उदाहरण हम देखते हैं इंडिविजुअल वर्क करने का और टीम में काम करने का, 1 या 2 उदाहरण। कौन से उदाहरण? अब्राहम के बारे में देखते हैं। जी, बहुत अच्छा जी। वो इंडिविजुअल में भी प्रभु के साथ ऐसे संगति में था और संबंधित था जी। और जब एक युद्ध भी आया तो अपने टीम को लेकर युद्ध करके अपने लोग छुड़ा के। एब्सोल्युटली दोनों जी। मोसेस के बारे में भी आप देखते हैं जी, मोसेस के बारे में इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट और टीम कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट कहाँ देखते हैं हम मोसेस के लाइफ में? वो प्रभु के पास समय बिताते थे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और जो भी प्रभु के दर्शन प्रभु के दर्शन पाते हैं, बातें सुनते हैं, वो जाके अपने जो साथ को वर्कर्स हैं उनको बता के पूरे इस्राएलियों के पास पहुंचाते थे। जी। सो उसने टीम कॉन्टेक्स्ट में भी काम किया। उसके पास हारून था, जोशुआ था, कालेब थे, और वो 12 जो गोत्र के लीडर्स थे, है कि नहीं? बाद में 70 लोग थे। तो हम देख सकते हैं कि उसने इंडिविजुअल भी काम किया और ग्रुप वर्क भी किया। दोनों कॉन्टेक्स्ट जरूरी। गुड, बहुत अच्छा। कोई और भी बताएंगे पुराने नियम में से? बहुत अच्छा, 1-2 उदाहरण और पुराने नियम से। बहुत से उदाहरण हैं जी। क्या बोले जिसकतन भाई? कुछ बोल रहे थे क्या? जोशुआ के बारे में बोल रहे थे। ओके, जोशुआ। ओके, सो जोशुआ व्यक्तिगत रूप से क्या था जोशुआ का कार्य? सर जेहोशापात। ओके। तो टीम वर्क या अकेला? अकेले भी क्या हुआ, टीम संग भी क्या। कैसे? क्या उदाहरण हम देखते जेहोशापात का? राजा था ना, यहूदा का राजा था, है कि नहीं? ओके, सो जोशकतन भाई, कहाँ हम उसको इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से कहाँ काम करते हुए देखते हैं, कहाँ हम टीम में काम करते हुए देखते हैं? सर सुन, मुझे लगता है कुछ दिक्कत है। और कोई? युद्ध किस समय में होगा सर? जी, और युद्ध करने जा रहे थे ना? बिल्कुल, युद्ध के समय। तो किसके साथ जा रहा है? किसके साथ टीम बनाया उसने? उसका जो टीम है हेल्दी नहीं था, है कि नहीं? हमको मालूम है, आहाब राजा के साथ नहीं किया, और पर ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में भी था। लेकिन टीम में हम देखते हैं जो भी है, टीम में उसने काम किया, और उसका लाइफ करीब जो है खतरे में आ गया। और कई बार हम देखते हैं कि वो इंडिविजुअल भी काम कर रहा है। ओके, गुड। और कोई उदाहरण? ओके, नए नियम में देख सकते हैं कुछ उदाहरण?
व्यक्तिगत उदाहरण और टीम का उदाहरण। पाउल के जीवन में है सर। ओके, पॉल ने व्यक्तिगत भी काम किया और टीम में भी टीम काम में भी। किया। जी हाँ, तो हमेशा हम देखते पॉल बरनबास, पॉल साइलस, है ना, यस। पॉल तिमोथी, है कि नहीं, पॉल मार्क, ये सब हमने देखते हैं कि एक टीम में भी काम करा और कई बार वो इंडिविजुअल भी उसने काम किया और इसलिए वो इफेक्टिव था। ओके, और कोई उदाहरण पॉल के अलावा? फिलिपुस, ओके। कहाँ देखते हैं फिलिपुस का उदाहरण? व्यक्तिगत रूप में वो समरिया में किया, उसके बाद मिलके फिर पतरस जोन के साथ लोग काम किए। जी जी, तो व्यक्तिगत और वो भी देखते हैं, है ना। यीशु मसीह का भी उदाहरण देखते हैं। यीशु मसीह भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में समय बिताया, उसने व्यक्तिगत परमेश्वर से सुनने में समय बिताया और टीम के साथ भी उसने कार्य किया, है ना। कुछ उसने करके भी स्वयं दिखाया और जो है कई बार उसने टीम में काम किया। ओके, और कुछ उदाहरण हैं? बहुत ऐसे उदाहरण हैं हम देखते हैं। सो हम जो कुछ सीख रहे हैं, हम ये पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं हम, कि जितना इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण है उतना ही टीम कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण है। और एज अ बिल्डर ऑफ लीडर, हम लोगों को जो निर्माण करने वाले लोग हैं, हमें ये दोनों कॉन्टेक्स्ट जो है ज़रूरी है। दोनों का अपना महत्व है, दोनों का अपना समय है, लेकिन हमें व्यक्तिगत भी जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना पड़ेगा और हमें सामूहिक रूप से टीम बेस्ड लर्निंग भी जो है हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तब जो है उसका इफ़ेक्टिवनेस जो आगे के जीवन में ज़्यादा हो सकता है। ओके, कोई विचार आपका आज के विषय में, कोई और लर्निंग, इससे पहले कि हम इसको अंत करेंगे? आप इसको कैसे आपके कॉन्टेक्स्ट में लागू करेंगे, आपके संदर्भ में कैसे लागू करेंगे, आपके मिनिस्ट्री में, आपके चर्च मिनिस्ट्री में, आपके लीडरशिप में कैसे आप लागू करेंगे जो आज हमने सीखा? कोई उदाहरण? कैसे लागू कर सकते हैं? जी, हम सीखे हैं वो कभी क्या होता है, कभी कभार खुद को भी एक जिम्मेवारी समझ के खुद ही सब कर लेते हैं। जी। प्रार्थना शुरू हो जाती है, प्रार्थना और वर्शिप करना और वचन की जो प्रचार है वो भी करना, जी। सब कुछ खुद ही कर लेते हैं और दूसरों को जिम्मेवारी देना नहीं चाहते। लेकिन ये टीम वर्क में क्या होता है, दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं और प्रभु यीशु जैसे अपने चेले लोगों को विभिन्न क्षेत्र से आए थे, उन लोगों को पहचाने और वो कुछ देर के बाद और अंतिम के समय भी उनको सबको जिम्मेवारी दे दिए और उन लोग बहुत अच्छा बनाए। लेकिन उनके बीच में भेद था, छोटे ऊंचे नीचे ऐसे भेदभाव था, फिर भी प्रभु उनको निकाला नहीं दिया। फिर उन लोगों को प्रभु जिम्मेवारी दिया, उन लोग बहुत अच्छे किए हैं। इसलिए हमारे जो सेवकाई में, मिनिस्ट्री में हम भी अपने लोगों को देने से जरूर हम आगे बढ़ेंगे और सेवकाई भी बढ़ेगा। जी जी, थैंक यू। सो ऑफ कोर्स हमें सोचना हमेशा कि कैसे ऐसे टीम हम इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे हमारे जो लोग हैं उसको हम एक टीम के रूप में उपयोग कर सकते हैं और ये टीम कॉन्टेक्स्ट कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, गुड। और कोई उदाहरण, कोई और आइडियाज़ जो आप लागू करेंगे, जो आपने सीखा आज इस महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को? सर जी, हेलो। जी बोलिए। हाँ, मैंने सीखा सर, ओडिया रे कहूँ सर। हाँ, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ, पाउलो आउ तिफान गोटे स्थान रे रही सेवा कार्य करुथिले आउ शिष्य माने भी थिले, किंतु पाउलो आशा करुथिले तिफान मो सहित रही कि मो दुई जन सेवा कार्य आउ अधिक बढ़िबो बोली गोटे टीम थिला सेटा, किंतु हठात तिफान तांको छाड़ी के पलै गले आउ पाउलो टिके निराश हे गले, तिफान मते छाड़ी के पलै गले। बाइबल रे अछि सेमति। तो यूनिटी रे माने टीम रे सही प्रकार भी होई
किंतु आमे निराश हेबा नहीं, हताश हेबा नहीं, एटा मुश्किल सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा हमने बातचीत भी किया कि टीम में कई बार चुनौती आएगा। देखिए, आसान है इंडिविजुअली काम करना और इंडिविजुअली काम करते रहना, लेकिन जब हम टीम में काम करते हैं, टीम में कई प्रकार का जो जटिलता होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, क्योंकि लोगों का भाषा अलग है, लोगों का अनुभव अलग है, लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है, लोगों का बिलीफ सिस्टम अलग है, लोगों का दृष्टिकोण अलग है, तो ये कई उनका बैकग्राउंड अलग है, और इसलिए आसान नहीं है काम करना टीम में। ये बातें यीशु मसीह के चेलों में भी देखते थे, नहीं क्या? यीशु मसीह उनके साथ स्वयं परमेश्वर के रूप में था, स्वयं वो उनके गुरु के रूप में था, स्वयं वो एक महान रबाई के रूप में था, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें संघर्ष था, उनके 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 जीवन में काफ़ी तनाव था, चुनौतियाँ था, झगड़ा था, कंपटीशन था, आसान नहीं है। लेकिन यही हम बात देख रहे हैं कि एज अ बिल्डर ऑफ, लोगों को निर्माण करने के लोग, जैसे हम एज अ लीडर है, हमारा लीडर बिल्ड लीडर्स, अगुआ अगुओं को निर्माण करता है। तो ये इन सारे कॉम्प्लेक्सिटी को जो है, जो भी जटिलताओं को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, और कैसे हम इस कॉम्प्लेक्स जो है लोग हैं, जो विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं, विभिन्न चुनौतियों के वाले लोग हैं, विभिन्न वरदान के वाले लोग हैं, कैसे हम उनको एक टीम में परिवर्तन करें। आसान नहीं होगा। यीशु मसीह को 3.5 साल लगा, लेकिन अगर हम ऐसा कर पाएँ, हम एक बहुत ही प्रभावशाली टीम जो है डेवलप कर सकते हैं, और जिसके द्वारा हम बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और यही बात है यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया। आसान नहीं है, इसमें कई बार पेन है, कई बार चुनौतियां हैं, कई बार आपको लगेगा कि नहीं हम कर नहीं सकेंगे, शायद ये वर्क नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इनको अच्छे से बिल्ड किया है ना, अगर हमने उनको परमेश्वर के साथ कनेक्ट किया, हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, हमने उनके साथ लाइफ को रियलिटी से कनेक्ट किया और परमेश्वर के वचन से कनेक्ट किया, 4 डायनेमिक वेज स्ट्रेटजी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा? हम उन्हें इफ़ेक्टिव जो है एज अ टीम रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय में नहीं होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा, है ना, बिना दर्द के नहीं होगा, बिना कठिनाई के नहीं होगा, बिना चैलेंज के नहीं होगा, लेकिन होगा ये। और हमने कुछ अभी बातचीत किया कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, और हम ज़्यादातर उदाहरण देखते हैं जब टीम में जो है इतना तालमेल नहीं था, लेकिन जब टीम तालमेल हो गया, वाह, उन्होंने बड़ी चीज़ें परमेश्वर के लिए उपलब्धि किया। लेकिन हम ये भी देखते हैं जहाँ टीम में मतभेद था, जहाँ टीम में हो नहीं पाया काम, तो क्या हुआ? उसका परिणाम भी हम देखते हैं काफ़ी डिजास्टरस था, है ना। उसका परिणाम जो है बहुत ही नुकसानदायक था, या उन्होंने ज़्यादा कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। तो ऑफकोर्स चुनौती है, ऑफकोर्स ये कठिनाई है, लेकिन ये वर्थ है। ये पेन लेना, इसको जिम्मेदारी लेना या पेन लेना, ये वर्थ है। तो ये चीज़ें हैं। और कोई कुछ विचार? कुछ जी, हेलो जी, बोलिए। हाँ, मैं स्टीफन के नाम ले लिया सर, और दिमा है, दिमा। हाँ, तिमोथी। मैं भी सोच रहा था आप स्टीफन का नाम कैसे बोल रहे हैं। ना, दिमा। दिमास। पाउल को दिमास, जी, दिमास, जी। ओके सर। जी। ग्रेट, गुड। सो अगर कुछ और नहीं है तो आइए हम आज का इस सभा को समाप्त करेंगे, और प्रभु करे कि हम जिनको निर्माण कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप से और एक टीम रूप से, सामूहिक रूप से हम उनको उस प्रकार का वातावरण, उस प्रकार का कॉन्टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर सके, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके, जहाँ वो ना सिर्फ इंडिविजुअल अचीवर होंगे, लेकिन एक कॉर्पोरेट अचीवर भी होंगे ना, और इससे परमेश्वर की महिमा होगी। किसी ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से आप थोड़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ काम करते हैं, आप फार बेटर और फार जो है ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं। सो हमें जब जिनको हम निर्माण करें, हम उनको प्रोत्साहित करें कि वे ना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से काम करने में माहिर हों, लेकिन एक टीम में जो है भी काम करने के लिए वो माहिर हों, जिससे कि वे ज़्यादा हासिल और परमेश्वर का हाईएस्ट जो है हासिल कर सके, परमेश्वर की महिमा और गौरव के लिए। ठीक है, तो फिर से आप सबका धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं,
और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आपके उदाहरण के लिए, किस प्रकार से प्रभु आपने लोगों के साथ व्यक्तिगत कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया और आपने एक टीम कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया प्रभु जी लोगों के जीवन को निर्माण करने के लिए। और यीशु मसीह आपने हमें ये ही सिखाया प्रभु, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से लोग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपके रूप से सामूहिक रूप से के लिए भी सामूहिक रूप से भी लोग महत्वपूर्ण हैं प्रभु। और हमारी भी मदद कर प्रभु, एज ए लीडर जब हम लीडर को निर्माण करने के इस कार्य में लगे हैं, हम स्वयं प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से एक लर्निंग जो कॉन्टेक्स्ट को सीखने वाला संदर्भ को हम तैयार कर सके प्रभु, जिससे कि हम और इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली अगुवे और फल देने वाले अगुवे हम तैयार कर सके प्रभु। आपके महिमा के लिए, आपके गौरव के लिए प्रभु आप हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि हम इसको अकेले से नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे संग हैं और आप हमें मदद करेंगे, आप हमें बुद्धि और ज्ञान देंगे, समझ देंगे प्रभु जी, कैसे हम एक व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करें और कैसे हम एक टीम के साथ सामूहिक रूप से व्यवहार करें प्रभु। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए कि दोनों कॉन्टेक्स्ट को हम बैलेंस कर सकें और दोनों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो जाए। धन्यवाद प्रभु आज के इस शिक्षण के लिए प्रभु, और विश्वास करते हैं हमने इसको ना सिर्फ सीखा है लेकिन हमारे जीवन में लागू भी हम कर पाएंगे और इसके द्वारा हम और अधिक प्रभावशाली अगुवे बनेंगे, ऐसे अगुवे जो दूसरों को भी निर्माण करते हैं और तेरे उस हाईएस्ट के लोगों को प्रेरित हम कर सकेंगे। धन्यवाद आपके प्रतिज्ञाओं के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए। आप हमारे जो हमने सीखा उसको लागू करने के लिए आप हमारी मदद करेंगे। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम तुझको देते हुए हमारे जीवनों को, हमारी अगुवाई को, हमारी सेवकाई को, हमारे सामने जो भी चुनौतियाँ हैं उनको तेरे हाथ में समर्पण करते हुए, तुझ पर संपूर्ण रूप से निर्भर करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।